नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविक अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 4 करेंगे और इसी के साथ फ्रेंड्स ये चैप्टर पूरा कवर हो जाता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में हमने वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO ये तीनों पढ़ लिए थे। कुछ और ऑर्गेनाइजेशन जो रीजनल स्तर की इकोनॉमिक कोऑपरेशंस हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो जैसे कौन कौन सी है मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। उदाहरण के लिए यूरोपीय यूनियन है, यूरोजोन बना हुआ है, सार्क हैं, एशियान है। इस तरीके के छोटे छोटे जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है, रीजनल स्तर के। ओके, तो रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज वन वे टू अकम्प्लिश ग्लोबल इकोनॉमी। मतलब ग्लोबल इकोनॉमी का टारगेट अगर पूरा करना चाहते हो तो रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन काफ़ी मदद करने वाले हैं। इट ऑफर्स ए फ्रेमवर्क दैट इनकरेजेज टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क देगा जिसमें आपको टेक्नोलॉजी भी एक दूसरे के साथ शेयर हो सकती है, इन्वेस्टमेंट भी मिल सकता है। ठीक है, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज नाउ व्यूड एज ए स्ट्रेटजी फॉर प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंश्योरिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी विद इन अ सर्टन जियोग्राफिकल रीजन। तो चूँकि ये क्या है, रीजनल स्तर पर इकोनॉमिक कोऑपरेशंस होते हैं, तो ये क्या करते हैं भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। कहाँ पर? एक सर्टन जियोग्राफिक रीजन में। सोचिए कि अगर जैसे अगर एशियन कंट्री, जितनी भी एशिया में जितनी कंट्री हैं, अगर उनसे एक जो है संस्था बनी तो वो एशियन एरिया में पूरा जो है कोऑपरेशन बढ़ाएगा, इकोनॉमिक प्रगति को आगे ले जाएगा। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, मेरे ख्याल से 10-15 होंगे, 10 से तो कम नहीं है, तो हमें सभी समझने यहाँ पर। अब फ्यू एग्जांपल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन या कोऑपरेशन आर। पहला देखते हैं यूरोपियन यूनियन EU वाज इस्टेब्लिश इन 1993 फॉलोइंग द साइनिंग ऑफ मैस्ट्रिच ट्रीटी। ठीक है, तो अब इसमें ईयर याद रख पाना मुश्किल होगा हमारे लिए, बस इतना ही ध्यान रखिए कि यूरोपियन यूनियन जो है कैसे बना था, उसके लिए कौन सी ट्रीटी है, तो मैस्ट्रिच ट्रीटी है हमारी। ठीक है, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन बना था। इट इज कलेक्शन ऑफ कितने नेशन, इसमें 28 नेशंस हैं। कितने देश हैं? 28 देश हैं। दैट वर्क टुगेदर एज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ब्लॉक, जो कि एक साथ मिल करके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉक के तौर पर काम आते हैं। मतलब सब के सब एक साथ मिल करके काम करते हैं। EU वाज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज इन 2012। यूरोपियन यूनियन को 2012 में नोबल का पीस प्राइज दिया गया, शांति का पुरस्कार दिया गया। क्यों? फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू द कॉजेज ऑफ पीस, रिकन्सिलिएशन, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इन यूरोप। यूरोप में इन्होंने क्या किया? शांति की स्थापना करी, झगड़े उगड़े सुलझाए, रिकन्सिलिएशन, झगड़े सुलझाए, डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया और ह्यूमन राइट्स की भी रक्षा करी। इसी के लिए नोबल पीस प्राइज दिया गया यूरोपियन यूनियन को। ठीक है, अब आता है यूरोजोन। यूरोजोन फाउंडेड इन 1999 में। यूरोजोन इज एन इकोनॉमिक यूनियन कंप्राइजिंग ऑफ 19 ऑफ द 28 EU मेंबर्स। यूरोपियन यूनियन के 28 मेंबर थे, उनमें से 19 मेंबर द्वारा यूरोजोन को इस्टेब्लिश किया गया था। हु हैव चूजन द यूरो एज देयर सिंगल करेंसी एंड ओनली लीगल टेंडर। मतलब कहने का ये हुआ कि देखिए, कुल मिलाकर के 28 मेंबर थे जिनकी वजह से यूरोपियन यूनियन बना था। इन 28 मेंबर्स में से 19 मेंबर्स ने ये माना कि हम यूरो को अपनी करेंसी मानेंगे। यूरो को क्या माना जाएगा? करेंसी माना जाएगा। तो जिन लोगों ने यूरो को करेंसी मानी, ऐसे 19 देशों को हम यूरोजोन कहते हैं, क्योंकि यूरो को करेंसी के तौर पर एक्सेप्ट किया गया, इसीलिए यूरो जोन इसे कहा गया। ठीक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक इज द यूरोजोन सेंट्रल बैंक इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स हेडक्वार्टर्ड इन फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। तो चूँकि 19 देशों की एक ही करेंसी है, तो ऐसे में एक सेंट्रल बैंक भी इनके पास है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जिसका नाम है, मतलब यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यूरोजोन का ये सेंट्रल बैंक है। 19 कंट्रीज़ का सेंट्रल बैंक यूरोपियन सेंट्रल बैंक कहलाता है। यही मॉनेटरी पॉलिसी की देखरेख करता है, जैसे हमारे यहाँ RBI, वैसे ये 19 देशों की देखभाल करता है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? किसका? यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो ये दो हमने देखे फ्रेंड जो है। अब हम बात करेंगे एक तीसरा जो है, जो कोऑपरेशन है रीजनल स्तर पर, सार्क के बारे में। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अभी देखिए इसमें साउथ एशिया की जितनी कंट्री हैं
उन सबको मिला करके ये कोऑपरेशन बनाया गया था। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क इज अ रीजनल ट्रेड ग्रुप बेस्ड इन काठमांडू नेपाल, और ये 1985 में बना था। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सार्क का? काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये रीजनल ट्रेड ग्रुप है, इसमें साउथ एशिया की जितनी कंट्री हैं वो सारी की सारी आती हैं। सार्क्स 8 मेंबर्स, कितने मेंबर हैं सार्क कंट्रीज में? 8। थोड़ा ये याद रखना पड़ सकता है, कोई कोई ये पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा सार्क का मेंबर नहीं है। तो सार्क में कुल कितने मेंबर हैं? 8 देश हैं, जैसे इंडिया हो गया, मालदीव हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान। ये फ्रेंड जो है 8 कंट्रीज हैं जो सार्क के अंतर्गत आती हैं। फिर आता है साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 2006 टू इनकरेज फ्री ट्रेड एमंग मेंबर कंट्रीज, यानी कि यही जो सार्क कंट्रीज हैं उनके बीच में फ्री जो है ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, यानी कि एक दूसरे पर कोई टैक्स ना लगाएं, उसको प्रमोट करने के लिए सार्क कंट्रीज के द्वारा साफ्टा पर सिग्नेचर किया गया। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया जो है इस्टेब्लिश किया गया। फिर आता है फ्रेंड्स हमारा एशियान, ASEAN एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन। अभी देखिए जो हमारा सार्क था वो क्या था? साउथ एशियन का था, और ये क्या है? साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का है। ठीक है, तो रीजनल स्तर पर ये एसोसिएशन बनते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इज अ रीजनल ट्रेड ब्लॉक बेस्ड इन जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है एशियन का। ठीक है, एशियन नाउ इंक्लूडेड 10 मेंबर्स। एशियान में अभी मौके पर 10 मेंबर हैं। कौन कौन से? इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, इतने सारे कंट्रीज इसमें आते हैं। और 39th एशियन जो समिट हुई थी वो ब्रुनई में ही हुई थी अक्टूबर 2021 में। बस काम की बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं, ज़्यादा मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तब भी मतलब हम थोड़ी थोड़ी बातें भी कर रहे हैं तो भी जो है काफ़ी बातें हो ही जाएंगी। अब इतना याद रख पाना भी चैलेंज होगा कि हम एशियान याद रखें, कौन कौन सी कंट्री हैं, सार्क याद रखें, थोड़ा चैलेंजिंग तो है, पर देखते हैं जितना याद हो पाए उतना करिए। तो रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन में हमने देखा कि भाई जियोग्राफिकल स्तर, एक छोटी सी जियोग्राफी में एक जो है कोऑपरेशन बन जाता है, एक ट्रीटी हो जाती है, एक समझौता हो जाता है, और वो आपस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हैं। इसमें हमने सबसे पहले देखा यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो है मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी की वजह से बना था 1993 में। इसमें कुल मिलाकर के 28 देश आते हैं जो मिल करके जो है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटी एक साथ चलाते हैं। यूरोपियन यूनियन को नोबेल पीस प्राइज़ 2012 में मिला था। बस बात खत्म होती है यहीं पर। यूरो जोन जो हमारी यूरोपियन यूनियन की जो 28 कंट्रीज़ हैं उनमें से 19 कंट्री ने एक सिंगल करेंसी यूरो को अपना जो है करेंसी माना। तो यूरो को अपनी करेंसी मानने की वजह से इन 19 देशों को एक साथ यूरो जोन बोला गया। ठीक है, तो यूरो जोन मानने की वजह से इन 19 देशों का इकलौता बैंक है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी, जैसे RBI के ऊपर सारी जिम्मेदारी, वैसे ही 19 देशों की जिम्मेदारी यूरोपियन सेंट्रल बैंक के ऊपर है, जिसका हेडक्वार्टर, इस यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। ठीक है, फिर आता है हमारा सार्क कंट्रीज। सार्क कंट्री फुल फॉर्म जरूर याद रखें, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क है। इसका जो है काठमांडू में हेडक्वार्टर है। कहाँ पे? नेपाल, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। 8 मेंबर देश हैं इसमें। हमारे देश के आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सभी हैं, इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सरहद हमारी टच करती है ये सारी। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने ही साफ्टा बनाया, फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ये 2006 जनवरी 2006 में इस्टेब्लिश किया गया। उद्देश्य था कि जितने भी ये 8 मेंबर्स हैं इनके बीच में फ्री ट्रेड को बढ़ावा दिया जाए। फिर हमने बात की एशियन के बारे में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखो यहाँ पर क्या था, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन, साउथ एशिया के साउथ साइड में जितनी कंट्रीज हैं, यहाँ क्या हुआ है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट में जितने भी पड़ते हैं एशिया के, उन सब का एसोसिएशन है। एशियन रीजनल ब्लॉक हैं जो कि जकार्ता इंडोनेशिया पर आधारित हैं। एशियन में 10 मेंबर्स हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार। जितना याद रख सकें याद रखें। 39th एशियन जो मीटिंग हुई थी वो यहीं पर ही हुई थी, कहाँ पे? ब्रुनई में। ठीक है, 2021 में। फिर आता है ओपेक कंट्री। ओपेक कंट्री देखते हैं, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री।
यानी ऐसे देश जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं। तो भाई वही देश एक्सपोर्ट करेंगे जहाँ पेट्रोल पैदा होता होगा। तो ऑब्वियसली हम सब इंडिया वाले नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमारे यहाँ पेट्रोलियम नहीं होता है। तो ओपेक कंट्रीज में ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टर कंट्रीज होता है। इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग 13 ऑयल एक्सपोर्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज। पहले 13 थी, अभी मौके पर 12 कंट्री हैं। 12 कंट्रीज हैं जो ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं, दुनिया भर में बेचती हैं। ठीक है, दैट कोऑर्डिनेट्स एंड यूनिफाई देयर पेट्रोलियम पॉलिसी। तो ओपेक कंट्रीज, तो फ्रेंड्स ओपेक समझ गए होंगे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है। इसमें कुल मिलाकर के 12 कंट्री है जो ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं। इट वॉज फाउंडेड इन बगदाद, इराक की राजधानी है, विथ साइनिंग ऑफ अ एग्रीमेंट इन सितंबर 1960 बाई 5 कंट्रीज, नेमली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। 1960 में 5 देश थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। इनने साइन करके बगदाद में, यानी कि इराक बगदाद में इसको इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, दे वर द बिकम द फाउंडर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसलिए कुल मिलाकर के 12 हैं अभी, लेकिन शुरुआत 5 लोगों ने की थी। तो यही 5 लोग फाउंडर मेंबर हो गए थे। करंटली जो ओपेक के मेंबर्स हैं उसमें अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबन, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और वेनेजुएला। मौके पर ये 12 कंट्री हैं। ठीक है, अब देखिए ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये फ्रेंड्स जो है वियना, ऑस्ट्रिया में है, ध्यान रखेंगे। कतर जो है टर्मिनेटेड इस मेंबरशिप ऑन जनवरी 2019। कतर ने इसकी मेंबरशिप छोड़ दी है ना। जैसे कतर ने अपनी मेंबरशिप 1 जनवरी 2019 में त्याग दी। इक्वाडोर जो है सस्पेंडेड इट्स मेंबरशिप फ्रॉम ओपेक इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 2020, यानी इक्वाडोर ने भी अपने आप को हटा लिया ओपेक से। अंगोला विड्रॉ इस मेंबरशिप इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2024। ठीक है, तो मतलब ये 3 देश हैं जिन्होंने रिसेंटली जो है ओपेक की मेंबरशिप छोड़ी है। कतर, इक्वाडोर और अंगोला, इन सब ने मेंबरशिप छोड़ दी है। तो बस काम की बात करिए अगर हम करें यहाँ पर, तो हमारे काम की बात यह है कि भाई ओपेक कंट्रीज कौन सी होती हैं? ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है। इसमें करंटली जो है टोटल 12 मेंबर्स हैं, 12 कंट्रीज हैं। ये इस्टेब्लिश हुआ था बगदाद, इराक में 1960 में 5 देशों द्वारा। 5 देश जो एक फाउंडिंग मेंबर्स बने, उसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला थे। शुरुआत में यही 5 मेंबर थे 1960 के दौरान। बाद में फिर और लोगों ने इसे ज्वाइन किया है। तो ये सारे 5 जो है फाउंडिंग मेंबर कहलाए। अभी मौके पर अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनिया, गबन, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और वेनेजुएला मौके पर इसके मेंबर्स हैं। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वियना, ऑस्ट्रिया में है। और उसके बाद में 3 देशों जिन्होंने अभी रिसेंटली इसकी जो है मतलब जल्द ही में, हाल ही में मेंबरशिप छोड़ी है। तो कतर ने अपनी मेंबरशिप 2019 में, इक्वाडोर ने 2020 में और अंगोला ने 2024 में इसकी मेंबरशिप छोड़ दी है, त्याग दी है। बस इतनी बातें अगर अपन दिमाग में रखें तो अपना काम हो जाता है। G7 कंट्रीज हो गई, ग्रुप ऑफ 7। द ग्रुप ऑफ 7 G7 बोलते हैं। ये 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था। ग्रुप ऑफ 7 G7 इस्टेब्लिश हुआ था 1975 में। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स कंप्राइज करते हैं G7। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, ये 7 कंट्रियां हैं जिनसे मिलकर के G7 बनता है। द G7's मेन गोल इज टू डिबेट एंड occasionally act in concert to help resolve global challenges with a particular emphasis on economic difficulty। G7 किस लिए बना हुआ है? कि भाई आपस में बहस कर लीजिए, अगर ज़रूरत पड़े तो उन इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए, जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। और जोर किस पर दिया जाएगा? इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी को ख़त्म करने का कोशिश किया जाएगा G7 कंट्रीज़ के द्वारा। ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, फिर G20 कंट्रीज आती हैं। इसमें 20 देश हैं। ग्रुप ऑफ 20 20 कंट्रीज होंगी। The group of 20 G20 was formed in 1999 to bring governments from developed and developing countries together to address major issues concerning the global economic and financial stability। तो G20 लाया गया, 20 देशों को एक साथ लाया गया। इसमें डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं। ये उद्देश्य क्या था कि ग्लोबल स्तर पर इकोनॉमी को और मजबूत करना, जो भी इकोनॉमिक इशू हैं उनको रिजॉल्व करना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना, यही उद्देश्य था। ठीक,
द G20 membership is made up of world's greatest advanced and emerging nations, comprising over 2/3 of the global population, 85% of global GDP and more than 75% of global trade। मतलब इनका कहने मतलब है कि G20 ग्रुप 20 दुनिया भर के 20 देशों में ही बहुत कुछ समाया हुआ है। जैसे क्या बोलते हैं कि जो है 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 2/3 पॉपुलेशन G20 कंट्रीज में रहती है। जितनी भी दुनिया भर की जीडीपी है उसका 85% जीडीपी इन 20 देशों के पास है, ठीक है, इन 20 देश। अब सोचो अगर 200 देश हैं तो इन जो है 20 देशों के पास में 85% जीडीपी है दुनिया की, बाकी जो है 180 देशों के पास सिर्फ 15% है। मतलब इतने मजबूत देश हैं ये। और साथ ही साथ में दुनिया भर का जितना भी व्यवसाय होता है उसका 75% इन्हीं G20 कंट्रीज़ द्वारा किया जाता है। तो मतलब ये एडवांस लेवल के और ग्रेटेस्ट नेशन एक साथ आते हैं। G20 के मेंबर्स हमें नहीं लगता कि आप याद कर पाएंगे, लेकिन मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया। बस ये ध्यान रखें कि इंडिया भी इसका G20 का मेंबर है। हम G7 के मेंबर नहीं हैं, लेकिन हम G20 के मेंबर हैं, इसके हम मेंबर नहीं हैं। तो ये याद रख लीजिए बस, ठीक है। इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन, ये सभी मेंबर हैं G20 के, ठीक है। यूरोपियन यूनियन, ध्यान रखिए कि यूरोपियन यूनियन मतलब 28 देश एक साथ इसमें आ गए होंगे, है ना। तो ये भी G20 सब G20 के मेंबर हैं। ओके, तो ये हो गई बात फ्रेंड्स हमारी G20 को लेकर के। बात करते हैं OECD। मैंने बताया था ना 10-12 से ज़्यादा हैं, सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमारे सामने और छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं इकोनॉमिक स्तर पर। OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इज एन इंटरगवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन with roughly 38 members nation that was founded in 1966 to promote economic advancement and global commerce, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। कुल कितने मेंबर हैं? 38 मेंबर हैं। किस लिए बनाया गया था? इकोनॉमिक एडवांसमेंट को और ग्लोबल कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। OECD का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। OECD का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है, ठीक है। अब आ जाता है नाफ्टा, NAFTA, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नाफ्टा जैसे साफ्टा हुआ था ना, SAFTA, कहाँ पर? सार्क कंट्रीज़ का साफ्टा हुआ था, उसी तरीके से ये नाफ्टा है, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा इज अ रीजनल ट्रेड ब्लॉक comprised of Canada, United States and Mexico that were established in 1994. In terms of GDP, NAFTA is one of the world's largest trading block। देखिए बस इतना याद रखिए, चूँकि नाफ्टा में सिर्फ 3 ही देश हैं, US है, मैक्सिको है, कनाडा है। तो ये जरूर याद रखिए कि नाफ्टा में कुल कितनी कंट्रीज हैं? 3, कनाडा, उसी के बगल US और मैक्सिको, ठीक है, याद रखिएगा। और GDP अगर देखी जाए नाफ्टा कंट्रीज़ की, तो तीनों देश मिला करके दुनिया की सबसे बड़ी जो है ट्रेडिंग ब्लॉक के रूप में सामने आते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा था फ्रेंड जो है G20। तो G20 में हमने देखा कि भाई 1999 में इसको बनाया गया था। उद्देश्य क्या था? जो भी ग्लोबल इकोनॉमी के कंसर्न्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना। उसके बाद में G20 के मेंबर जो हैं, ठीक है, वो दुनिया के सबसे एडवांस और इमर्जिंग नेशंस में से आते हैं। 2/3 जो ग्लोबल पॉपुलेशन उसका 2/3 G20 कंट्रीज में रहती है। जितनी दुनिया की GDP है उसका जो है 85% जो है कहाँ पर है? G20 नेशन में है। और दुनिया भर का जितना भी बिजनेस होगा उसका 75% जो है G20 द्वारा किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया, बस याद रखिए G20 में इंडिया भी शामिल है और यूरोपियन यूनियन भी G20 में है। इस यूरोपियन यूनियन क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसमें 28 देश आ जाते हैं। तो ये पूछ सकता है आपसे कि क्या G20 में यूरोपियन यूनियन शामिल है? तो आप सोचोगे कि G20 मतलब 20 देश हैं और यहाँ तो 28 देश अकेले बैठ रहे हैं, तो नहीं सेट होगा। तो ध्यान रखिएगा, यूरोपियन यूनियन को एक ही माना जाता है, एक ही यूनिट माना जाता है यहाँ पर, ठीक है। बस बाकी और अपने काम का कुछ नहीं है। OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट के लिए इसे बनाया गया था। टोटल 38 मेंबर्स हैं, ठीक है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ग्लोबल कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर OECD का पेरिस में है। बात खत्म हुई। नाफ्टा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ये एक रीजनल ट्रेड ब्लॉक है। ब्लॉक मतलब एक ग्रुप है जिसमें कनाडा, US और मैक्सिको आते हैं। GDP वाइज अगर देखोगे तो काफ़ी सबसे बड़ा जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक ये आता है। एपेक की बात करेंगे हम एपेक, APEC,
एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज अ रीजनल इकोनॉमिक फोरम फाउंडेड इन 1989 टू कैपिटलाइज ऑन एशिया पैसिफिक रीजन्स ग्रोइंग इंटरकनेक्टेडनेस। 21 मेंबर्स हैं इसमें। एपेक वांट टू इंक्रीज रीजनल प्रॉस्पेरिटी बाय फोस्टरिंग बैलेंस्ड, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, क्रिएटिव एंड सिक्योर्ड ग्रोथ एंड बाय स्पीडिंग रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। सिंपल है, कुछ है नहीं काम का। दो चीज़ें केवल याद रखिए। पहला, एपेक का फुल फॉर्म एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो जो एशिया पैसिफिक रीजन है उनकी जो आसपास की कंट्रीज़ हैं वो अपने आप को ग्रो करने के लिए इस सिस्टम को बनाती हैं। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? तो सर जो है 21 मेंबर्स है। उद्देश्य क्या है? सब मिल करके आगे बढ़ें, बस। बैलेंस्ड अप्रोच के तहत इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, भारी भरकम शब्द सब यूज हुए हैं। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। सिर्फ 21 मेंबर इसमें है, बस याद रखिए। ये थोड़ा अलग ही है, देखिए। मर्कोसर इज अ लैटिन अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक कंप्राइज्ड ऑफ 5 कंट्रीज: ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे और वेनेजुएला। ठीक है, मर्कोसर जो है ये लैटिन अमेरिकन, जो जितने देश हैं जहाँ पर लैटिन अमेरिकन लैंग्वेज यूज होती है, वो उनसे कंप्राइज होता है। इसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे और वेनेजुएला है। ठीक है, द प्रिंसिपल गोल, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था जब से 1995 बना है? हैज़ बीन टू इस्टेब्लिश अ कॉमन स्पेस दैट प्रोवाइड बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटी बाय द कम्पिटेटिव इंटीग्रेशन ब्ला ब्ला। सीरियसली दिस इज ब्ला ब्ला। ठीक है, तो अपने काम की बात इतनी होती है। मर्कोसर जो है क्या है? एक लैटिन अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक है, एक ट्रेड का ग्रुप है। इसमें कुल मिलाकर के 5 देश हैं, नाम याद रखें: ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे और वेनेजुएला। बस हम यहीं पर डन हो जाएंगे इसके लिए। ठीक, IORARC, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। IORARC, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये 1997 में बना था और इज ए वाइब्रेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड एट फोस्टरिंग रीजनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन ओशन एरिया थ्रू इट्स 23 मेंबर स्टेट्स एंड 12 कन्वर्सेशन पार्टनर्स, डायलॉग पार्टनर। ठीक है, मतलब देखिए इसमें क्या है, समझ लें अगर हम, तो भाई ये क्या है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। कब बना था? 1997 में बना था। किस लिए बनाया गया था? जो भी इंडियन ओशन का जो एरिया है उससे जुड़े हुए जितने भी नेशंस हैं उसमें 23 जो है मेंबर स्टेट आते हैं और 12 कन्वर्सेशन पार्टनर या डायलॉग पार्टनर हैं जिनसे बातचीत की जा सकती है। बस इतनी सी बात करके हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर आता है हमारा RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। फुल फॉर्म ही याद रख लें, यही बहुत हो जाएगा, इतने ज़्यादा हो जाएंगे। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA एमंग 10 एशियन मेंबर्स। कितने? 10 एशियन मेंबर्स के कंट्री एंड देयर 6 एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स विच ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, कोरिया एंड न्यूजीलैंड। मैं नहीं कहूँगा कि आप ये याद कर पाएंगे। ठीक है, बस ध्यान रखें फुल फॉर्म। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो गया, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है किसमें? 10 एशियन मेंबर्स कंट्रीज़ के बीच में, प्लस जो है 6 और हैं। 6 और क्या हैं? FTA पार्टनर्स हैं। कौन से? FTA पार्टनर मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले पार्टनर्स हैं इसमें। बस बात खत्म होती है हमारी। फिर आता है बिम्स्टेक और शायद ये लास्ट भी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहाँ तक देख लिया? नाफ्टा देख लिया था। ठीक है, एपेक भी आई थिंक देख लिया था। एपेक जो है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, इसमें टोटल 21 मेंबर्स हैं। फिर मर्कोसर देखा था, ये लैटिन अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक है, इसमें 5 कंट्री आती हैं: ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे और वेनेजुएला। उसके बाद में IORARC, ये जो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, 1997 में बना हुआ था। इसमें कुल मिलाकर के 23 मेंबर स्टेट्स हैं और 12 जो है कन्वर्सेशन पार्टनर्स हैं। ठीक है, उसके बाद में RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 10 एशियन मेंबर कंट्रीज़ के बीच में और 6 जो है एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में। बस इतना याद रखें, फुल फॉर्म याद रखें। 10 एशियन मेंबर्स हैं और 6 जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पार्टनर्स हैं। ठीक है, फिर आ जाता है बिम्स्टेक। फुल फॉर्म याद रखें,
वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक, BIMSTEC, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक is a multilateral regional organization established with the aim of accelerating shared growth and cooperation between the coastal and adjacent country in the Bay of Bengal region। यानी कि बंगाल की खाड़ी के आसपास में जितने भी जो है कंट्रीज़ हैं उन सबको एक साथ लेकर के ग्रोथ के लिए ये जो है मल्टीलेटरल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। इसमें टोटल जो है 7 मेंबर कंट्रीज हैं। कौन कौन सी? 7 मेंबर कंट्रीज, जिसमें से 5 जो है साउथ एशिया से हैं और 2 साउथ ईस्ट एशिया से हैं। साउथ एशिया से कौन कौन सी 5 हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। साउथ ईस्ट एशिया से म्यांमार और थाईलैंड। कुल मिलाकर के 7 कंट्रीज आर देयर। 5 साउथ एशिया से और जो है 2 साउथ ईस्ट एशिया से, ठीक है। फिर इट वाज फाउंडेड एज बिस्टेक, मतलब जब शुरू में बना था तो बिम्स्टेक नहीं था, शुरुआत में ये बिस्टेक था, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। शुरू में बिस्टेक बना हुआ था, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, 1997 में। एंड विथ द एडॉप्शन ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन, यानी कि बाद में फिर बैंकॉक डिक्लेरेशन को इन्होंने अडॉप्ट किया, यानी कि एशियन डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया। इसमें बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड एज मेंबर। मतलब कहने का बैंकॉक डिक्लेरेशन जब लिया गया तो उसमें बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका ये सारे मेंबर्स हुआ करते थे। और फिर ये जो है बिम्स्टेक बना कब? विद द एडमिशन ऑफ मेंबर एंड भूटान एंड नेपाल। भूटान और नेपाल ये 3 कंट्रीज और आ गई। 4 पहले से थी, बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका और थाईलैंड 4 पहले से थी। म्यांमार, भूटान और नेपाल के आ जाने से ये अब जो है बिस्टेक ना होकर के बिम्स्टेक इसका नाम दे दिया गया, ठीक है। और ये जैसे बांग्लादेश और इंडिया और श्रीलंका वगैरह था, ये बांग्लादेश वगैरह हट करके यहाँ वे ऑफ बंगाल हो गया। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। जैसे देखने में लग रहा है कि बिम्स्टेक है और यहाँ पर क्या लग रहा है, देखिए बिस्टेक है, ठीक है। तो डिफरेंस बहुत थोड़ा सा है। BISTEC, लेकिन ये BISTEC बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, ठीक है। ये 4 कंट्रीज़ के नाम हैं। लेकिन यहाँ जब बिम्स्टेक बनता है तो यहाँ कंट्रीज़ के नाम गायब हो जाते हैं, ये सीधा हो जाता है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नाम ही ऐसा बढ़िया कन्वर्ट किया इन्होंने कि सब वो फुल फॉर्म में सेट हो गया, ठीक है। तो कन्फ्यूजन यहाँ पर हमें नहीं पालनी है, ठीक है। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म याद रखें, पहली चीज़। उसके बाद में जो बे ऑफ बंगाल रीजन में जितनी भी कंट्रीज आती हैं उनसे मिल करके ये बना है। इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी हैं? 7 कंट्रीज आर देयर, जिसमें से 5 साउथ एशिया की हैं और 2 साउथ ईस्ट एशिया की हैं। साउथ एशिया की कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। और साउथ ईस्ट एशिया से म्यांमार और थाईलैंड आते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब शुरुआत हुई थी तो 1997 में इसे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से जाना गया। बाद में इन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया और फिर 3 कंट्रीज म्यांमार, भूटान और नेपाल इसमें और आ गए, तो इसका नाम जो है बिम्स्टेक बन गया, ठीक है। क्या नाम बन गया? बिम्स्टेक इसका नाम रख दिया, ठीक है। तो बस इसी के साथ में फ्रेंड जो है ये पूरा लेक्चर और चैप्टर दोनों यहीं पर कवर होते हैं। 4 लेक्चर लग गए मुझे इसको कवर करने में। होप है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।